वेरी गुड मॉर्निंग टू माई ऑल डियर। मैं हूं सचिन गुप्ता और आपके लिए जो मैं आज पढ़ाने जा रहा हूं, यह पढ़ाने जा रहा हूं करंट अफेयर, जो कि होगा 4 मई 2020 का। मैं आपको दोस्तों काफ़ी दिनों से करंट अफेयर पढ़ा रहा हूँ। आई होप आपको करंट अफेयर पसंद आ रहा होगा। अगर दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो दोस्तों इस वीडियो को ज़रूर से शेयर कर दीजिएगा। दिस इज़ माय हम्बल रिक्वेस्ट, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को शेयर करेंगे तो हमारे को दोस्तों क्या है, मोटिवेशन मिलेगा फर्दर आगे काम करने का, जिससे कि हम दोस्तों और भी बेहतर से बेहतर चीज़ें यूट्यूब के ऊपर लेके आ पाएंगे। तो ये मेरी आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाई गई चीज़ें इस वीडियो में पसंद आएँ और अच्छी लगें, तभी दोस्तों इस वीडियो को ज़रूर से शेयर कर दीजिएगा। और नहीं आए फिर तो कोई बात ही नहीं है, आप कहा कि आप वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन अगर पसंद आए तो इस वीडियो को दोस्तों ज़रूर से कर दीजिएगा शेयर। चलो, तो आज अगर हम सबसे पहले करंट अफेयर की बात करें तो यह है ओजोन लेयर इज़ हीलिंग, यानी कि जो ओजोन लेयर है वह क्या कर रही है, अब हील कर रही है, यानी कि सही हो रही है। पूरी खबर क्या है, तो इस पूरी खबर पे हम लोग डालते हैं एक बार अच्छे से प्रकाश, और पूरी खबर मैं आपको इन शॉर्ट समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो है क्या, जो आर्कटिक वाला रीजन है, आप सभी जानते होंगे आर्कटिक वाले क्षेत्र के लिए। देखो, ये अगर हमारा ग्लोब है, ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर जो है ये आर्कटिक वाला क्षेत्र होता है, यहाँ पे आर्कटिक ओशियन है, और जो अंटार्कटिक वाला रीजन होता है वह नीचे होता है, इसे हम लोग अंटार्कटिक ओशियन कहते हैं। तो यहाँ पे है क्या, आर्कटिक ओशन के ऊपर, आर्कटिक ओशन के क्या है ऊपर, ठीक है। देखो आर्कटिक ओशन है जहाँ पे, उसकी हाइट में मैं आपसे बोल रहा हूँ। अब मोबाइल मेरा 3D नहीं है तो मैं आपको नहीं दिखा सकता। आप जैसे इस समय लेट के बैठ के फ़ोन चला रहे हैं, उससे आप स्काई की तरफ देखिए, तो मैं उस ऊपर के बारे में बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो आर्कटिक ओशन के ऊपर ना दोस्तों एक ओजोन लेयर में एक बहुत बड़ा छेद था। क्या था, ओजोन जो लेयर थी उसमें था बहुत बड़ा छेद, ठीक है। अब आर्कटिक क्या है मैंने आपको बताया, लेकिन मैं एक बार आपको मैप में दिखा देता हूँ। आप देख पा रहे होगे सबसे ऊपर की तरफ आर्कटिक ओशियन, और नीचे देख पा रहे होगे अटलांटिक ओशियन, ठीक है। तो यहाँ पे जो आर्कटिक ओशियन जो आप लोग ऊपर की तरफ देख पा रहे हो, हम लोग इसी रीजन की आपसे बात कर रहे हैं। तो इस रीजन में क्या है दोस्तों, एक बहुत बड़ा जो था वो ओजोन लेयर में हो गया था छेद। आप सभी जानते होंगे ओजोन लेयर दोस्तों एक गैस है जिसकी पूरी एक लेयर यानी कि एक परत जो है वह हमारे आसमान को घेरे रहती है। ये जो परत होती है ये बहुत हेल्पफुल होती है हमारे लिए। कैसे होती है आगे बताऊंगा, अभी आप लोग ये समझिए। इस परत में क्या था दोस्तों, होल था एक। ये जो होल था ना, ये देखने को मिल रहा है कि ये जो होल था ठीक होने लगा है। क्या होने लगा है, ठीक। तो इसके पीछे कई लोग ऐसा बोल रहे हैं कि इस होल के ठीक होने के पीछे का जो कारण है वह है लॉकडाउन, क्योंकि इस समय पूरे देश में लॉकडाउन है, जिसकी वजह से व्हीकल्स का जो मूवमेंट है वह लगभग 90% रुका हुआ है। अब 90% रुका हुआ है तो सीधी बात है, जो व्हीकुलर पॉल्यूशन है, व्हीकुलर पॉल्यूशन जो गाड़ियों से निकलने वाला जो पॉल्यूशन है वह भी इस समय बहुत ज़्यादा कंट्रोल में है। तो इसकी वजह से लोग ऐसा मान रहे हैं कि जो होल है उसमें जो ये छेद है जो कि आर्कटिक ओशियन के ठीक ऊपर है वह सही हो गया है इस पॉल्यूशन की वजह से। तो इस पे जो यूरोपियन यूनियन है, आपने इस यूरोपियन यूनियन का नाम ज़रूर सुना होगा। अभी जो था इसका कन्फ्लिक्ट जो था वह आपने सुना होगा करंट अफेयर में दोस्तों, ब्रिटेन के साथ में, ठीक है। अब मैं उसे तो नहीं डिस्कस करूँगा क्या था, अगर मैं उसे करता हूँ तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, जो मैं नहीं चाहता। तो था क्या कि जो यूरोपियन यूनियन है ना, उसका दोस्तों एक विभाग है जिस विभाग का काम होता है ओजोन लेयर की देखभाल करना। इसने दोस्तों ये ट्वीट किया है कि ऐसा जो है वह पोल्यूशन कम होने की वजह से बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा हुआ है पोलर वर्टेक्स की वजह से। किसके वजह से हुआ है, पोलर वर्टेक्स की वजह से। पेपर के अंदर इसी वजह से जो ये पोलर वर्टेक्स टर्म है ये हो जाती है आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। टेंशन मत लो, इस टर्म को मैं हिंदी में ही बताऊंगा। ये जो लेक्चर है ये प्रॉपर हिंदी इंग्लिश में डिजाइन किया हुआ है। यहाँ मैंने इस तरीके से चीज़ें आपको सजा के रखी हैं कि आप चाहे हिंदी के हों चाहे इंग्लिश के हों, आपको कतई कोई समस्या जो है वह नहीं आने दी जाएगी। लेकिन इसके लिए आपको करना क्या होगा कि पूरे लेक्चर को आराम से देखना पड़ेगा। कहीं मैं अगर इंग्लिश बोल जाता हूं तो आप इतने टेंशन ना ले लेना कि आप कहो यार ये तो लेक्चर हमारे मतलब का नहीं, क्योंकि यहाँ मैं इंग्लिश यूज़ कर रहा हूँ। देखो, इंग्लिश हिंदी जस्ट दोस्तों मीडियम होते हैं बात करने के, ये अंडरस्टैंडिंग के मीडियम नहीं होते हैं। और
आप जिस लेवल की तैयारी कर रहे हो ना, उस लेवल पे आपको इतनी इंग्लिश हिंदी तो आनी ही चाहिए जो आप अब काम चला लो, समझ गए। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल एक साथ डर जाओ। अगर भाई डरते हो थोड़ी सी भी इंग्लिश हिंदी से, तो मुझे कहते हुए बुरा लग रहा है, लेकिन ये बात सच है, कंपटीशन आपके लिए नहीं है। तो थोड़ी सी इंग्लिश हिंदी में दिक्कत मत लिया करो। तो ऐसा जो है, ये यूरोपियन यूनियन की इस संस्था ने कहा है, जो ओजोन लेयर के ऊपर जो होल है, जो कि आर्कटिक क्षेत्र में लाई करता है, वह सही इस पॉल्यूशन की वजह से नहीं हुआ है। उसके सही होने के पीछे का रियल कारण है पोलर वर्टेक्स। अब हमारे सामने अगला चैलेंज आ जाता है कि सर ये पोलर वर्टेक्स किससे कहते हैं। ओके, तो यहाँ तक की न्यूज आई होप आपको समझ में आई। तो मैं इस पहली पीपीटी को पढ़ देता हूँ। देखो, कॉर्परनिकस एटमॉस्फेयर मॉनिटरिंग सर्विस, ठीक है, कॉपरनिकस एटमॉस्फेयर मॉनिटरिंग सर्विस, द यूरोपियन यूनियन अर्थ मॉनिटरिंग प्रोग्राम। देखो, यूरोपियन यूनियन जो है ना, इसमें कई सारी यूरोप की कंट्रीज आती हैं। इनका एक प्रोग्राम है जिससे ये क्या करते हैं, अर्थ को मॉनिटर करते हैं। इस अर्थ को मॉनिटर करने वाले प्रोग्राम के लिए, इस अर्थ को मॉनिटर वाला जो प्रोग्राम है, इसको देख रेख करने के लिए इस प्रोग्राम की इन्होंने बना रखी एक संस्था, जिस संस्था का नाम है कॉपरनिकस एटमॉस्फेयर मॉनिटरिंग सर्विस। ठीक है, ये क्या करती है, अर्थ की जो सारी चीज़ें होती हैं उन्हें समय समय पर मॉनिटर करती है। अनाउंस दैट द लार्जेस्ट होल एवर ऑब्जर्व इन द ओजोन लेयर ओवर द आर्कटिक हैज़ क्लोज। तो उन्होंने कहा है, हमारे को जो होल हमेशा दिखता था आर्कटिक लेयर के ऊपर, ये क्या है, बंद हो चुका है। कैसा हो चुका है, क्लोज हो चुका है। आप देखो, हिंदी में ही पढ़ लेता हूँ उसे। यूरोपीय संघ के पृथ्वी निगरानी कार्यक्रम कॉपरनिकस वायुमंडल निगरानी सेवा ने घोषणा की है कि आर्कटिक के ऊपर ओजोन परत में अब तक का सबसे बड़ा छेद बंद है। ओके, अब देखो आगे चलते हैं। यहाँ पे लोगों के द्वारा व्हाट्सएप ट्विटर पे ऐसे मैसेज सेंड किए गए कि इसके पीछे जो रीजन है वह है लॉकडाउन। सेवरल पीपल ऑन द CAMS ट्विटर, ये CAMS दोस्तों यही है जो मैंने आपको पीछे बताया, ये आप देख सकते हो, कॉपरनिकस एटमॉस्फेयर मॉनिटरिंग सर्विस, इसी को हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं CAMS। तो ये जो CAMS है ना, सेवरल पीपल ऑन द CAMS ट्विटर हैंडल सेड द फिनोमेना इज द आउटकम ऑफ ग्लोबल कोविड-19 लॉकडाउन। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने ऐसे बधाइयों वाले मैसेज भेजे कि चलो लॉकडाउन जो है उसकी वजह से ही ऐसा हुआ है, लेकिन जो एजेंसी उसने क्लेरिफाई कर दिया है कि ऐसा जो है कतई भी लॉकडाउन की वजह से नहीं हुआ है। ऐसा हुआ है दोस्तों एक फिनोमेनिक एक पोलर वर्टेक्स जो है उसकी वजह से। तो यहाँ पे जो ऐसा हुआ है, ये हुआ है पोलर वर्टेक्स की वजह से, यहाँ पे ये चीज़ देखने के लिए मिली है। अगर आप थोड़े से भी स्टेट कनेक्टेड रहते होंगे या आपने थोड़ी सी प्रिपरेशन 6 महीने पहले चालू की होगी, तो आपने सुना होगा अमेरिका के अंदर कुछ समय पहले बहुत विशाल भीषण ठंड पड़ी थी। ओके, अमेरिका के अंदर क्या हुआ था, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ी थी। अमेरिका कहाँ है हमारा, अमेरिका है हमारा दोस्तों, आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो, अमेरिका हमारा जो है वह दोस्तों हमारे इंडिया का बहुत अच्छा मित्र है, जो कि दोस्तों नॉर्थ अमेरिका के अंडर में आपका आता है, जो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है उसके अंडर में आता है। तो ये जो अमेरिका है उसमें दोस्तों बहुत ही भीषण ठंड देखने को मिली थी। तो उसके पीछे भी जो कारण निकल के आया था वह यही पोलर वर्टेक्स था। तो इसी पोलर वर्टेक्स जो है ना, इसी को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है इसको हील करने के लिए। अब हमारे को पेपर में ना, जो मैंने इतना अभी आपको पढ़ा है, पेपर में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। पेपर में आपसे पूछा जाएगा कि पोलर वर्टेक्स क्या है। ओके, पोलर वर्टेक्स जो है ना, वर्टेक्स पोलर वर्टेक्स क्या है, ये आपसे पूछा जाएगा पेपर के अंदर। अब ये देखो हिंदी में है, बिल्कुल शुद्ध हिंदी है, कहीं पर भी मिस्टेक होने का कोई चांस नहीं। CMS ट्विटर हैंडल पर कई लोगों ने कहा कि ये घटना वैसे से कोविड-19 लॉकडाउन का परिणाम है। एजेंसी ने तब स्पष्ट किया कि इसका लॉकडाउन से कतई कोई लेना देना नहीं है। अगला है, इस आर्कटिक ओजोन छिद्र का वास्तव में कोरोना वायरस से संबंधित लॉकडाउन से कोई लेना देना है नहीं, बल्कि ये असामान्य रूप से मजबूत और लंबे समय तक रहने वाले ध्रुवीय भंवर। अब कुछ लोग पूछेंगे कि सर पोलर वर्टेक्स को हिंदी में क्या कहते हैं, कहते हैं ध्रुवीय भंवर। क्या बोलते हैं, ध्रुवीय भंवर। ठीक है, ध्रुवीय भंवर। तो यहाँ आप लोग याद रखिएगा, ऐसा जो हो रहा है वह
भंवर की वजह से हो रहा है, ऐसा कतई लॉकडाउन की वजह से नहीं हो रहा। इसके पीछे का जो रियल रीजन है वह है ध्रुवीय भंवर। ओके, तो यहाँ पे आपको याद रखना है ये ध्रुवीय भंवर की वजह से हो रहा है। अब हमारे मन के अंदर एक जिज्ञासा उत्पन्न आती है कि सर जी ध्रुवीय भंवर क्या है ये, तो देखो समझते हैं। देखो पोलर वर्टेक्स क्या है, ये मैंने गूगल से एक इमेज लिया हुआ है, इससे मैं आपको समझाऊंगा कि पोलर वर्टेक्स क्या है। देखो पोलर वर्टेक्स कुछ नहीं होता। देखो दोस्तों, पोलर वर्टेक्स हम लोग ऐसे एरिया को कहते हैं जहाँ पे लो प्रेशर होता है। क्या होता है? लो प्रेशर, यानी कि कम दाब होता है, और वहाँ पे जो हवाएं होती हैं वह ठंडी बहती हैं, कोल्ड एयर फ्लो होती हैं। तो एक ऐसी जगह जहाँ पे लो प्रेशर हो और कोल्ड एयर हो। अब ये लो प्रेशर वाला जो क्षेत्र होता है उसमें अगर कोल्ड एयर आपकी होती है तो इसे हम कहते हैं पोलर वर्टेक्स। और ये जो आपकी कोल्ड एयर होती हैं ये आपकी बहती हैं साइक्लोन की तरह। साइक्लोन अगर आपने देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि कोई साइक्लोन आ रहा है ठंडी हवाओं का। क्या आ रहा है? कोई चक्रवात आ रहा है ठंडी हवाओं का। तो यहाँ पे मैंने आपसे क्या कहा, पोलर वर्टेक्स हम लोग ऐसे क्षेत्र से कहते हैं जहाँ जिस क्षेत्र में बहुत कम प्रेशर होता है, बहुत कम दाब होता है, यानी कि निम्नतम दाब होता है। दूसरा, यहाँ पे जो हवाएं होती हैं बहुत ठंडी ठंडी हवाएं बहती हैं, कोल्ड एयर बहती हैं। जो कोल्ड एयर जो फ्लो करती हैं वह आपका फ्लो करती हैं इन द फॉर्म ऑफ साइक्लोन। साइक्लोन की फॉर्म में साइक्लोन की तरह फ्लो करती हैं। अब साइक्लोन की तरह कैसे फ्लो करेंगे? देखो होता क्या है वहाँ पे कि आसपास एक बन जाता है हाई प्रेशर एरिया। कैसा बन जाता है? हाई प्रेशर एरिया, यानी कि उच्चतम दाब वाला क्षेत्र। और जो बीच में बन जाता है ये बन जाता है लो प्रेशर एरिया, यानी कि निम्नतम दाब वाला क्षेत्र। तो उच्चतम दाब वाला क्षेत्र और निम्नतम दाब वाला क्षेत्र, यानी कि हाई प्रेशर एरिया और लो प्रेशर एरिया। ये कैसा है? लो प्रेशर एरिया है। ये कैसा है? हाई प्रेशर एरिया है। यहाँ से होता क्या है, अब आप लोगों ने थोड़ी फिक्स पढ़ी होगी, आप मेरे को एक चीज़ अभी सोच के बताएंगे, और वो यह है मेरे प्यारे भाइयों, आप मुझे ये सोच के बताओ कि जो पानी होता है वह दोस्तों ऊंचे से खाली की तरफ चलता है या खाली से ऊंचे की तरफ चलता है? तो मैंने यह देखा है कि पानी ऊंचे से खाली की तरफ चलता है, ना कि खाली से ऊंचे की तरफ चलता है। तो यहाँ पे जो हवा है वह ऊंचे से कहाँ चलेगी? खाली की तरफ के लिए। यानी कि ये ऊंचे से, यानी कि जहाँ पर इसकी मात्रा ज़्यादा है वहाँ से किस तरफ चलेगी? खाली की तरफ के लिए। कहाँ पे? जहाँ पे इसकी मात्रा दोस्तों कैसी है? कम है। तो ये इस तरीके से हो गया, इस तरफ चलेगी ये हवा। इतना तो आप लोग दोस्तों जानते ही होंगे फिजिक्स के अंदर, मैंने आपको समझाने की भी कोशिश की। जैसे पानी क्या करता है दोस्तों, ऊपर से नीचे की तरफ के लिए जाता है, ऐसी हवा भी क्या करेगी, जहाँ पे हवा ज़्यादा है वहाँ से जाएगी कम की तरफ के लिए। जैसे पानी जहाँ ज़्यादा होता है वहाँ तो जाता नहीं है, कहाँ जाता है? कम की तरफ जाता है। इसलिए जब बाढ़ आती है तो पानी नदियों से निकल के गाँव में जाना स्टार्ट करता है, ठीक है, उच्चतम से खाली की तरफ के लिए। तो यहाँ पे इस तरीके से जो है वो हवाएं बहती हैं। लेकिन अब आपको फिजिक्स वाले सर पढ़ाएंगे कोरियोलिस फोर्स के बारे में। किसके बारे में? कोरियोलिस बल के बारे में, ठीक है। अब कोरियोलिस एक साइंटिस्ट का नाम है तो वो कोरियोलिस ही रहेगा, फोर्स को कह देंगे बल। तो यहाँ पे उस कोरियोलिस फोर्स की वजह से, उस कोरियोलिस बल की वजह से ये जो आपको जो एयर दिख रही है जो आ रही है हाई प्रेशर एरिया से लोअर प्रेशर एरिया की तरफ के लिए, ठीक है, ये आपकी कुछ इस तरीके से हो जाती है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगले में देखो मैं बना देता हूँ उसे। ये आपकी देखो किस तरीके से हो जाएगी। अब ये आपकी इस तरीके से हो जाती है। ये है हाई प्रेशर एरिया, ठीक है, ये है लो प्रेशर एरिया। तो ये अब आपकी पृथ्वी कंटिन्यू घूम रही है, तो पृथ्वी जब कंटिन्यू घूम रही है तो ये आपकी जो हवा होती है यह कुछ इस तरीके से दोस्तों महसूस हमें होती है। दैट इज़ बिकॉज ऑफ कोरियोलिस फोर्स। ये आपको ज्योग्राफी वाले सर पढ़ाएंगे। अगर मैं सारी चीज़ें यहाँ क्लियर करने लगा दोस्तों तो बहुत समय लग जाएगा मेरे लिए, ठीक है। तो मेरे लिए बहुत ही मुश्किल होगा कि मैं आपको सब समझा पाऊँ, लेकिन आप इतना समझ लीजिए, पृथ्वी की घूर्णन की वजह से, जो पृथ्वी जो अपना घूर्णन करती है अपने अक्षांश के ऊपर, ठीक है, शायद मैं हिंदी सही बोल रहा हूँ ना, तो अपनी एक्सिस के ऊपर जो पृथ्वी रोटेट करती है, इसके रोटेशन की वजह से होता क्या है कि इस तरीके से हमारे को साइक्लोन देखने के लिए मिलता है। तो आप लोग याद रखिएगा, पोलर वर्टेक्स कुछ नहीं है। पोलर वर्टेक्स एक ऐसा क्षेत्र है जो कि दोस्तों आपका, आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये आपका ग्लोब है, यहाँ आपका नॉर्थ पोल है, यहाँ आपका साउथ पोल है। तो इन नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ये आपका ग्लोब हो गया, ये आपका नॉर्थ पोल हो गया, ये आपका साउथ पोल हो गया। तो यहाँ नॉर्थ और साउथ पोल में होता क्या है कि एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें प्रेशर दोस्तों बहुत कम होता है और जो ठंडी हवाएं आपकी हैं बहुत ज़्यादा बहती हैं यहाँ पे, ओके।
अब इन ठंडी हवाओं को और प्रेशर को आप लोग देख पा रहे होगे, इस तरीके से आप देख पा रहे हो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या कर रही हैं, ये फ्लो कर रही हैं। तो इस क्षेत्र को हमने कह दिया पोलर वर्टेक्स। इस क्षेत्र को दोस्तों जो रोकने का काम होता है, इनकी ठंडी हवाएं जो होती हैं ये आपकी रोकी जाती हैं दोस्तों। एक आप देख पा रहे हो कि एक बेल्ट के द्वारा, जिसे हम कहते हैं पोलर जेट स्ट्रीम। ठीक है, पोलर जेट स्ट्रीम दोस्तों क्या होता है, अब हमारे सामने नया क्वेश्चन खड़ा होता है। तो पोलर जेट स्ट्रीम कुछ नहीं भाई, पोलर जेट स्ट्रीम क्या होता है, बहुत तेज दौड़ती हुई हवाओं को हम कहते हैं पोलर स्ट्रीम। पोलर जेट स्ट्रीम वह हवाएं होती है जो हमारे को ट्रोपोस्फीयर एंड स्ट्रेटोस्फीयर के बीच में मिलती हैं। देखो ज्योग्राफी में आप बहुत सारी हवाएं पढ़ोगे, जैसे पछुआ पढ़ोगे, परवा पढ़ोगे, ट्रेड विंड पढ़ोगे। ट्रेड विंड को हम लोग कहते हैं वाणिज्यिक पवनें। तो आप ज्योग्राफी में काफ़ी सारी हवाएं पढ़ोगे। ऐसी हवाएं होती है एक पोलर जेट स्ट्रीम। ये जो पोलर जेट स्ट्रीम होती है ना दोस्तों, ये आपकी पृथ्वी से 7 से 14 किलोमीटर के बीच में फ्लो करती हैं। और ये जो पोलर जेट स्ट्रीम होती हैं ये काम करती हैं एक बफर जोन की तरह। ठीक है, किसकी तरह, बफर जोन की तरह। बफर जोन की तरह कैसे काम करती हैं ये, इनका ये काम होता है कि ये जो कोल्ड एयर जिस लो प्रेशर एरिया में बह रही हैं, इन्हें इसी एरिया में रोक के रखना, इन्हें इस एरिया से बाहर नहीं निकलने देना। लेकिन होता क्या है, जब ये जेट स्ट्रीम जो होती हैं ये दोस्तों जब वीक हो जाती हैं तो ये जो ठंडी हवाएं होती हैं ये दोस्तों बाहर भी निकल आती हैं। आप यहाँ देख पा रहे होगे ये कहाँ निकल आई हैं, आपकी बाहर निकल आई हैं जब आपकी जेट स्ट्रीम क्या हो गई है, वीक हो गई है। तो पोलर वर्टिक्स की वजह से ऐसा हो रहा है। आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा पोलर वर्टिक्स हम लोग किससे कहते हैं। ठीक है, पोलर वर्टिक्स क्या है, कुछ नहीं, एक लो प्रेशर एरिया है जहाँ पर ठंडी हवाएं फ्लो करती हैं। ये दोस्तों दो जगह पाया जाता है हमारे पूरे विश्व में, एक पाया जाता है नॉर्थ पोल के ऊपर, एक पाया जाता है साउथ पोल के ऊपर। ठीक है, अब इसकी वजह से ही ये जो हीलिंग वाली जो प्रोसेस है ओजोन लेयर की ये हो रही है। आई होप यार, इससे ज़्यादा मैं क्लियर बिल्कुल नहीं कर सकता, जितना दोस्तों मैं कर सकता था मैंने किया। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं ये जो आपकी जेट स्ट्रीम है, इसने क्या किया है कि ऊपर की तरफ के लिए जो साइक्लोन बन रहा है, ठीक है, आप देख पा रहे होगे साइक्लोन बन रहा है ऊपर, जिस साइक्लोन में ठंडी हवा फ्लो कर रही है और उसका जो प्रेशर है बहुत कम है। ओके, कैसा है, बहुत कम प्रेशर है। अब यहाँ मैंने आपको दिखाया कि जब ये जेट स्ट्रीम मैंने आपको बताया दिया, कुछ बहुत तेज दौड़ती हवाएं होती हैं। ये हवाएं जो होती हैं ये पृथ्वी से 7 से 14 किलोमीटर ऊपर बहती हैं। ये जो हवाएं होती हैं ये दोस्तों आपके बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है मेट्रोलॉजिस्ट के द्वारा वेदर की फोरकास्टिंग करने के लिए, यानी कि मौसम जो विभाग होता है वह इनका इस्तेमाल करता है मौसमी संबंधी जानकारी देने के लिए। तो आप यहाँ देख पा रहे होगे कुछ इस तरीके से जो है, जब हमारा जेट स्ट्रीम वीक पड़ जाता है तो इस तरीके से कुछ जो है ये जो ठंडी हवाएं होती हैं ये क्षेत्र में क्या करती हैं, घुसने लगती हैं। ठीक है, क्या करती हैं, एंटर करने लगती हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपको इतनी बात आई होगी समझ में। मैं चलता हूँ आगे। चलो तो आगे क्या है हमारे पास, अब बात आती है कि इस ओजोन की इंपॉर्टेंस क्या है हमारे पास, हम लोग इस ओजोन की हीलिंग से इतना क्यों खुश हैं, वाई वी आर मच हैप्पी। तो देखो यहाँ पे एक बात मेरे साथ समझने की कोशिश करो। देखो जो सूर्य होता है ना, आपको पता होगा दुनिया में जितनी भी ऊर्जा निकलती हैं ये सारी सन से ही निकलती हैं। एनर्जी जितनी भी हैं इस दुनिया में उन सबका सोर्स क्या है, आपका अल्टीमेट सोर्स सन ही है। सन से दोस्तों कुछ किरणें निकलती हैं हमारी, जिन्हें हम कहते हैं अल्फा बीटा गामा। क्या कहते हैं, अल्फा बीटा गामा। हमारी अर्थ जो है, आपने किसी टीचर से पढ़ा होगा कि इसमें चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है। इस चुंबकीय क्षेत्र के होने की वजह से, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म अर्थ में होने की वजह से जो अल्फा बीटा गामा रेज हैं ये अर्थ तक नहीं पहुंच पाती हैं। अब ये तो नहीं पहुंच पाए, चलो ठीक है, इससे हमें कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन दोस्तों एक और रेज होती है, इसे कहते हैं हम लोग यूवी रेडिएशन। ठीक है, क्या बोलते हैं, यूवी रेडिएशन। ये जो किरणें होती हैं जिन्हें हम यूवी कहते हैं, यूवी रेडिएशन कहते हैं। यूवी मतलब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जिन्हें हम कहते हैं, ये दोस्तों हमारे सीधे सीधे सन के द्वारा पहुंच सकती थी फुल टू फुल अर्थ तक। यानी कि अल्फा बीटा गामा तो हमारे अर्थ तक इसलिए नहीं पहुंच पा रही क्योंकि उन्हें जो हमारे अर्थ का जो मैग्नेट है वह डाइवर्ट कर दे रहा है, तो इस वजह से पहुंच नहीं पा रही हैं। लेकिन ये जो आपकी यूवी रेडिएशंस होती हैं ना, ये डाइवर्ट नहीं होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के थ्रू, तो होती क्या है, ये अर्थ तक सीधे पहुंचती हैं। अब स्ट्रेटोस्फीयर में एक दोस्तों पाया जाता है आपका ओजोन लेयर। ओजोन लेयर कुछ नहीं होता दोस्तों, जब हम लोग O2 को O के साथ में मिला देते हैं तब हमारे पास एक एयर का फॉर्मेशन होता है जिसे कहते हैं ओजोन, यानी कि O3। इसी लेयर की जो है दोस्तों एक पाई जाती है चादर, जो कि हमारे स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है।
होता क्या है कि सन से जितनी भी रेडिएशन आती है, यानी कि जितनी किरणें सन से आती हैं, ये दोस्तों अगर आपकी मान लीजिए आई टोटल 100 किरणें, तो 99 किरणें जो होती हैं ये इस ओजोन के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती हैं, यानी कि ये इन्हें सोख लेता है। बाकी जो 1% जो बचती है 100% में, उतनी ही यूवी रेडिएशन आपकी आ पाती है हमारी अर्थ तक। अब आप सोच के देखिए, अगर एक यूवी आ रही है 100 में, तब तो पृथ्वी पे इतनी ज़्यादा गर्मी है कि क्लाइमेट चेंज का दिन रात खतरा बना हुआ है। लेकिन अगर ये 100 ही आने लगी पूरी पूरी, तो आप समझ सकते हो क्या डिजास्टर सिचुएशन होगा। स्किन कैंसर तो लोगों को मिनटों में होने लगेंगे अगर पूरी की पूरी आने लगी तो। समझ रहे मेरी बात। यहाँ पे है क्या, आप कई बार देखो फिर समझा देता हूँ। ये है आपका सन, इससे आती है यूवी रेस। अब अगर 100 यूवी रेस आई तो ये जो ओजोन की जो लेयर है, ये 100 में 99 को खुद से सोख लेती है, एक को जाने देती है पृथ्वी तक। अब ये यूवी रेडिएशन जो है ये कारण बनती है हीट का, किसका, गर्मी का। अब अगर एक यूवी रेडिएशन आ रही है तब तो पृथ्वी पे इतनी गर्मी है, अगर ये सब की सब आ गई तो भैया ढह जाएगा मामला। समझ रहे हो, चीज़ें जो है ना वो फिर सुचारू रूप से नहीं चल पाएंगी। पृथ्वी के ऊपर इतना बड़ा इम्पैक्ट होगा कि मेरा तो ये मानना है कि सारी कम्युनिटी ख़त्म हो जाएगी। हम तुम चच्चा ताऊ फेसबुक वाले व्हाट्सएप वाले सब चले जाएंगे। ठीक है, तो आप खुद समझ सकते हो कि ओजोन हमारे को जो सन का रेडिएशन है, सन की गर्मी, उससे कितना बचा रहा है। दोस्तों दिस इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ द ओजोन लेयर, सब लिखा हुआ है, आप लोग इसे पढ़ सकते हो एक बार। अब देखो हमारे में ना एक बहुत बड़ी भ्रांति है भारतीय बच्चों में फैली हुई, ये है ओजोन होल को लेके। ये समझते हैं कि ओजोन की एक परत है, ठीक है, इसमें क्या हो गया, एक छेद हो गया है। समझ मेरी बात, इसमें क्या हो गया, एक छेद हो गया है, इसे बच्चे समझते हैं ओजोन लेयर। ये ओजोन लेयर है, इसमें हो गया यहाँ पर एक छेद। समझ रहे हो, क्या हो गया, एक छेद। तो दोस्तों ऐसा कतई नहीं होता, ये है ओजोन लेयर और ये बीच में हो गया छेद। तो लोग ऐसा समझते हैं कि ओजोन लेयर में छेद हो रहा है। ओजोन होल का मतलब यार ये नहीं होता है कि आप ये समझ रहे हो कि ओजोन के अंदर छेद हो रखा है। ये आप देख रहे हो, जैसे आप यहाँ देखो ये क्या हो रखा है, लोग समझते हैं कि एक छेद हो रखा है ऊपर की तरफ, आप लोग देख सकते हो। ये छेद नहीं होता। ओजोन होल का मतलब ये नहीं होता कि ओजोन में छेद हो गया है। इसका मतलब ये होता है जो ओजोन लेयर है उसकी जो कंसंट्रेशन है वह रिड्यूस हो रही है। एक सेकंड देखो मैं आपसे क्या कह रहा हूँ। ओजोन लेयर जो है ना उसकी परत मान लीजिए इतनी चौड़ी थी, जो परत है ना उसकी वह मान ली थी इतनी चौड़ी। लेकिन पॉल्यूशन क्या कर देता है, इस परत को दोस्तों कर देता है, इसकी जो चौड़ाई है उसको कर रहा है कम। क्या कर रहा है, चौड़ाई को कम कर रहा है, ये इतना कर रहा है। इसी को हम लोग दोस्तों बोलते हैं, इस परत को बोलते हैं ओजोन होल। ओजोन होल का मतलब होता है परत की चौड़ाई। जब भी आपसे कहे दोस्तों कि ओजोन होल बढ़ गया है ओजोन लेयर में, तो उसका मतलब है कि जो परत की जो लंबाई है वह हो गई है छोटी। और आपसे कहे कि जो ओजोन लेयर में जो होल है वह छोटा हो गया है, तो उसका मतलब होता है जो परत की जो दोस्तों ये जो परत है ये हो गई है चौड़ी। कुछ बात आपको समझ में आई, यानी कि उल्टा। एक बार फिर समझो, ये ओजोन लेयर है, ये है इसकी परत की चौड़ाई। मैंने आपसे जब कहा कि ओजोन लेयर में होल हो गया है, तो उसका मतलब होता है कि इस परत की जो चौड़ाई है ये हो गई है कम, इतनी हो गई है, पहले इतनी थी। मैं आपसे कहूँ कि जब भी ओजोन लेयर में होल जो है भाई ठीक हो गया, तो उसका मतलब होता है कि जो उसकी परत की चौड़ाई है वह बढ़ गई है। ठीक है, ओजोन होल का मतलब ये नहीं होता बेटा कि ओजोन होल में बीच में छेद हो गया है। ठीक है, तो चलो इतनी बात आपको समझ में आई होंगी। सोचा मैंने इस धुंध को आपके मिटा दूं। ओजोन छिद्र वास्तव में छिद्र नहीं है, यह समताप मंडल में, ठीक है, किसमें, स्ट्रेटोस्फीयर में, हिंदी में कहते हैं समताप मंडल में। मैंने बोला ना एक एक चीज़ इंग्लिश हिंदी में क्लियर करूँगा, कुछ भी छोड़ने वाला नहीं हूँ। समताप मंडल में एक क्षेत्र को संदर्भित करता है जहाँ ओजोन को एकाग्रता कुछ महीने में बहुत कम हो जाती है। ठीक है, अब एक हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, समझो उसे ध्यान से। देखो यूएसए क्या करता है, हर साल 301 रिपोर्ट नाम की एक रिपोर्ट को करता है जारी। यूएसए प्रत्येक वर्ष अप्रैल के लास्ट वीक में 301 रिपोर्ट जो होती है उसे करता है रिलीज। अब ये 301 रिपोर्ट क्या होती है, देखो जैसे हमारे के यहाँ होती है कॉमर्स मिनिस्ट्री, इसी तरीके से वहाँ पर एक मिनिस्ट्री होती है, इसे कहते हैं हम लोग ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूएसए। ठीक है, ये जो ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूएसए जो होते हैं ना, ये दोस्तों प्रति साल एक रिपोर्ट तैयार करते हैं। ठीक है, जिस रिपोर्ट में ऐसा बताया जाता है कि उनके देश का जो व्यापार है वह किस देश के द्वारा बाधित किया जा रहा है। मेरी बात फिर समझो, 301 रिपोर्ट जो क्या है, यह एक रिपोर्ट होती है जो एनुअली प्रत्येक साल ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूएसए जो होता है, जैसे हमारे यहाँ कॉमर्स मिनिस्ट्री होती है, ऐसे वहाँ होता है ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव, उनके द्वारा तैयार की जाती है यह रिपोर्ट। ये जो रिपोर्ट होती है, इस रिपोर्ट में जो
ये मिनिस्ट्री होती है वह बताती है कि उनका जो ट्रेड है उसको कौन कौन से देश बाधित कर रहे हैं, यानी कि जो उनका एक्सपोर्ट है वह कौन कौन से देश बाधित कर रहे हैं। अब बाधित कैसे कर रहे हैं इस चीज़ को मैं समझा देता हूँ, क्रिस्टल क्लियर कर देता हूँ। देखो इस चीज़ को आप समझोगे एग्जाम्पल से। देखो हुआ क्या, अमेरिका में एक फ़ोन बनाया गया। ये फ़ोन आप मान लीजिए ऐसा है कि हमारे न्यूरॉन से जोड़ दिया गया है। ठीक है, फ़ोन कैसा है, इस फ़ोन में कुछ ऐसे फीचर्स हैं कि हमारे से न्यूरॉन से जोड़ दिया गया है। जो भी मैं बोल रहा हूँ वह इस फ़ोन की स्क्रीन के ऊपर लिख के आ रहा है। ये जो भी मैं सोच रहा हूँ वह इस फ़ोन की स्क्रीन के ऊपर लिख के आ रहा है। तो ये फ़ोन है, एक इतना एडवांस फ़ोन लॉन्च कर दिया यूएसए ने। ठीक है, इस फ़ोन की ख़ास बात क्या है कि जो भी बोला जा रहा है वह इस फ़ोन की स्क्रीन के ऊपर लिख के आ रहा है। बहुत एडवांस फ़ोन है। यूएसए ने क्या किया, इस फ़ोन को बेचने के लिए उसे यह इंटरनेशनल मार्केट में लेके आया। इंटरनेशनल मार्केट में क्या हुआ, इसे बहुत सारे जो देश है ना उनके पास ये फ़ोन गया। अब उन्होंने क्या करा, इस फ़ोन को तोड़ा और देखा कि ये किस तरीके से बना है, इसको बनाने में क्या क्या टेक्निक इस्तेमाल हुई है। अब मान लो ये फ़ोन यूएसए बेच रहा है 10 लाख का, 10 लाख रुपए का। अब चाइना क्या करेगा, इस फ़ोन को तोड़े फोड़ेगा जब उसकी मार्केट में जाएगा। अब चाइना ने इस फ़ोन को तोड़ा फोड़ा, इसे हम लोग कहते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग। जब यूएसए ने बनाया था ये फ़ोन तो हम इसे कहेंगे इंजीनियरिंग, लेकिन जब चाइना ने तोड़ा फोड़ा इस फ़ोन को तो हम उसे कहते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग। तो यहाँ चाइना ने क्या करी, इस पर करी रिवर्स इंजीनियरिंग और इसी फ़ोन को उसे निकाल दिया मात्र 1 लाख रुपए में। कितने में निकाल दिया, 1 लाख रुपए में निकाल दिया। समझ रहा, यानी कि जो यूएसए की चीज़ थी उसकी करी नकल, उसकी करी कॉपी और वही चीज़ निकाल दी 1 लाख रुपए में। अब आपके मन में एक बात आ रही होगी कि ये चीज़ गलत कहीं, तो ठीक है, यूएसए किसी चीज़ को 10 लाख का बेच रहा है, उसे चाइना 1 लाख का बेच रहा है, तो तुम बुराई कहें। देखो बुराई यार ऐसे है, यूएसए ने जब इस चीज़ को फ़ोन को बनाया था तो यूएसए ने बहुत सारे जो साइंटिस्ट थे उनकी हेल्प ली थी इसे बनाने में। बहुत सारे स्कॉलर लगे थे, बहुत सारे रिसर्चर लगे थे, तब जाके ये फ़ोन बना। कई सालों की मेहनत लगी। ठीक है, उस मेहनत में एक बिल्डिंग इस्तेमाल की गई, उसका पूरा किराया दिया गया। ठीक है, उसमें बहुत सारे वर्कर एम्प्लॉयड थे, उन सबकी सैलरी को मिला जुला के इसकी कीमत आई 10 लाख रुपए। लेकिन इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कोई साइंस एंड टेक तो की नहीं, ना टेक्नोलॉजी के ऊपर कोई काम तो किया नहीं, ना रिसर्चर बुलाए, ना इन्होंने कोई स्कॉलर्स बुलाए। इन्होंने क्या किया, सिंपल क्या कर दी, नकल स्टार्ट कर दी। अब इन्होंने नकल स्टार्ट की, इन्होंने इसके ऊपर कोई इन्वेस्टमेंट तो किया नहीं है, इन्होंने इसके ऊपर कोई रिसर्च तो की नहीं, उनका पैसा खर्च होगा। चाइना वालों ने क्या करा, तोड़ा, देख लिया क्या इसके अंदर मेथड इस्तेमाल किया गया, उस मेथड को कॉपी करने लगा चाइना यहाँ पे। लेकिन जो यूएसए है ना उसने तो इसके ऊपर रिसर्च कराई, तो उसका इसके ऊपर बहुत पैसा खर्च हो गया। लेकिन क्या चाइना का इतना पैसा खर्च हुआ, चाइना का इतना पैसा बिल्कुल भी खर्च नहीं हुआ। तो इसी वजह से क्या होगा, जो चाइना होगा वह फ़ोन इसको सस्ते में बेच पाएगा। अब आप सोचो इससे घाटा कैसे है, इससे घाटा है यूएसए के लिए, क्योंकि अब चाइना भी क्या करेगा, उस फ़ोन को इंटरनेशनल मार्केट में लॉन्च करेगा। इसकी कीमत बहुत कम है चाइना के फ़ोन की, तो सीधी सी बात है ये बूम पे आ जाएगा और ये टिप पे चला जाएगा, ये डाउन चला जाएगा और ये बूम पे आ जाएगा। समझ रहे हो, तो लोग जो है यूएसए वाले फ़ोन को ना खरीद के चाइना वाले फ़ोन को खरीदेंगे। इससे होगा क्या, जो अमेरिका का जो ट्रेड है वह बाधित होगा, अमेरिका का ट्रेड डेफिसिट होगा, अमेरिका के ट्रेड में घाटा आएगा। ठीक है, इसी तरीके से आपने देखा होगा यार, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो होता है उसने दोस्तों एक विंडो लॉन्च की। ठीक है, क्या करी, विंडो लॉन्च करी, और हमारे भारत वाले इतने चालाक हैं, इतने पायरेसी करने में, ये समझ लीजिए चोरी करने में नंबर 1 है। उसी विंडो को उनने क्या करा, उसी विंडो, जो विंडो 4-5 हज़ार रुपए की यूएसए के द्वारा बेची जा रही है, हमारे इंडिया वालों ने इसकी करीब पायरेसी। और आप कहीं पर दुकान पे चले जाइए, 10 रुपये दीजिए माज, अपना चिप कार्ड दीजिए, जो भी आप दे रहे हैं, आपके पास पेन ड्राइव जो कुछ भी है उसमें दीजिए, 10 रुपये में भाई पूरी 5,000 विंडो पड़वा लीजिए। अब ये जो विंडो पड़वाएगी, इससे घाटा कैसे है, आप लोग ये सोचिए, इससे किसे घाटा है, इससे यूएसए के लिए तो घाटा है। तो यहाँ पे यूएसए जो है उसको दोस्तों इस तरीके से यूएसए का जो ट्रेड है ना वह बाधित किया जा रहा है। तो वह देश जिनमें यूएसए का जो दोस्तों चीज़ है उसका इस तरीके से नकली बना के उसको बेचा जा रहा है, उन देशों के खिलाफ जो है यह यूएसए एक रिपोर्ट तैयार करता है, इसे कहते हैं 301 रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में ऐसी कंट्रीज़ को दर्शाया जाता है
जो दोस्तों अमेरिका की जो बनी हुई चीज़ें होती हैं उनको दोस्तों उनकी पायरेसी करता है और अपनी लोकल मार्केट में उन्हें बहुत कम दाम में बेच देता है। यूएसए ने कोई भी फिल्म बनाई उसमें करोड़ों रुपए लगाए, ठीक है, हमने क्या करी है मास्टर खिलाड़ी, हम टॉकीज में गए नहीं देखने, हमने एक दिन उसे इंटरनेट से फ्री में डाउनलोड कर लिया। तो इससे नुकसान कैसे मेरे भाई, इससे डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा जो यूएसए की जो फिल्म मेकिंग कंपनी उसे नुकसान होगा। तो इससे क्या होगा, जो यूएसए का जो रेवेन्यू है वह अच्छा नहीं आएगा, क्योंकि जो अदर मार्केट से आना चाहिए रेवेन्यू वह उतना नहीं आएगा। समझ में आता आप लोग, इंटरनेशनल मार्केट से जो पैसा उसे आना चाहिए वह नहीं आएगा, क्योंकि उसका माल जाता तो है मार्केट में, लेकिन उसकी पायरेसी हो जाती है, चोरी हो जाती है और सेम टू सेम माल दूसरा देश बना देता है। जिससे क्या होता है, जो उनका देश उनका जो माल होता है उसकी जो हम लोग कहें मांग जो होती है वह गिर जाती है, जिसकी वजह से इतना माल बिकता नहीं है। माल नहीं बिकता है तो सीधी सी बात है अमेरिका जो है उसके पास इतना ज़्यादा ड्यूटी नहीं आ पाती, इतना ज़्यादा अच्छा जो है टैक्स नहीं आ पाता। तो इन्हीं सारी चीज़ों को देखता है ये 301 रिपोर्ट, ठीक है। तो बात समझ में आई यहाँ पे। तो ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की बात करता है। इंटेलेक्चुअल, अगर मैंने कोई चीज़ बनाई है तो इसकी कोई दूसरा वाला कैसे पायरेसी कर सकता है। अगर ये पायरेसी कर रहा है दूसरे देश वाला तो ये इंटेलेक्चुअल राइट की यार अवहेलना है। मैंने कोई किताब लिखी, उसके ऊपर कोई पाकिस्तान में अमेरिका ने कोई किताब लिखी, मान लीजिए कोई लव स्टोरी के ऊपर लिखी, किसी के ऊपर लिखी, ठीक है। अब वह किताब इतने दोनों में लिखी गई, उसकी कीमत सीधी सी बात है राइटर ने सालों लगा के किताब लिखी, ठीक है। अब उसकी किताब मान लो उसने प्राइस रखा उसका इंडियन रुपये में 500 रुपये, हमने फोटो स्टेट निकाली 50 में बेचनी चालू कर दी। ऐसे नुकसान कैसे, ऐसे तो यूएसए की मार्केट को नुकसान है ना। जो विदेशों से पैसा जो कमाया जा सकता है यूएस के द्वारा वो तो नहीं कमाया जाएगा। तो यहाँ पे क्लियर कट कैसे नुकसान है, यूएसए के लिए नुकसान है। तो 301 रिपोर्ट इस नुकसान के लिए देखती है कि ऐसे कौन से देश हैं जो पॉलिसी कर रहे हैं यूएसए की चीज़ों की, जो यूएसए की जो इंटेलेक्चुअल राइट वाली चीज़ें हैं, यानी कि यूएसए में वो चीज़ें बनाई जा रही हैं जिन पे इंटेलेक्चुअल राइट दिया हुआ है, यानी कि वो चीज़ें जो एक ही व्यक्ति ने बनाई है उसे कोई दूसरा व्यक्ति अगर बनाता है, उसकी कोई कॉपी करता है तो उसे सजा होगी, ठीक है। लेकिन दूसरे देश वाले क्या करते हैं, दूसरे देश वाले इन्हीं चीज़ों की पायरेसी करा रहे हैं, जबकि यूएसए में ये करना बैन है यूएसए की चीज़ों के ऊपर। ये चीज़ दूसरे देशों में हो रही है यूएसए की चीज़ों के ऊपर, जिससे यूएसए के ट्रेड के ऊपर बहुत बैड इम्पैक्ट पड़ रहा है, ठीक है। तो पूरी की पूरी 301 रिपोर्ट ऐसी कंट्री को आइडेंटिफाई करती है जो ऐसा कर रहे हैं, जो अपने देश में कोई ऐसा नियम नहीं बना रहे हैं जिससे कि यूएसए की जो चीज़ें हैं उनकी पायरेसी रोक पाएँ। अब पूरी न्यूज़ क्या है देखो, पूरा मैंने सारा आपको बता दिया, एक बार पढ़ के और समझ लेते हैं अच्छे से। इंडिया कंटिन्यू टू बी ऑन द प्रायोरिटी वॉच लिस्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट। अब इंडिया को क्या करा है, प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में जारी रखा है। 301 रिपोर्ट दो लिस्ट बनाती है, एक बनाती है जिसमें वह वॉच लिस्ट नाम की लिस्ट बनाती है, दूसरी लिस्ट को वो कहती है प्रायोरिटी वॉच लिस्ट। 301 रिपोर्ट में दो लिस्टें होती हैं, वॉच लिस्ट, दूसरी होती है प्रायोरिटी वॉच लिस्ट। तो यहाँ पर इंडिया को डाला गया है प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में। Representative for lack of intellectual property right protection enforcement the USTR said in annual report 301 रिपोर्ट। देखो इंडिया जो है उसे प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में डाला गया है। किसने डाला इसको, यूनाइटेड स्टेट ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव USTR, ठीक है, ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूनाइटेड स्टेट, या फिर आप कह सकते हो यूनाइटेड स्टेट ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव। तो उन्होंने क्या करा है, इंडिया को डाल दिया है दोस्तों अपनी 301 रिपोर्ट में प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में, ठीक है। चलो आगे देखते हैं क्या क्या चीज़ है। देखो अबाउट के बारे में यहाँ आप लोग देख सकते हो, द स्पेशल 301 रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड एनुअली बाय द ऑफिस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव। तो ये जो रिपोर्ट होती है ये USTR के द्वारा प्रति साल बनाई जाती है, दैट आइडेंटिफाइज ट्रेड वेरियर्स टू यूनाइटेड स्टेट कंपनी एंड प्रोडक्ट ड्यू टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ सच एज कॉपीराइट, पेटेंट एंड ट्रेडमार्क। अब हम लोग क्या करते हैं, हमने क्या करा, यूएसए में कोई चीज़ बनी, भारत में आई, हमने उसका भैया हमने तुरंत उसे कॉपी कर लिया। तो ये कॉपीराइट की अवहेलना है यार। किसी पर्सन की लिखी हुई किताब जो 500 रुपये की मार्केट में है, तुम उसका फोटो स्टेट करके 50 रुपये बेच रहे हो, तो ये कॉपीराइट नहीं और क्या है, मेरे को बताओ आप लोग। पेटेंट, अब किसी पर्सन की कोई चीज़ पेटेंट है, मैंने फ़ोन बनाया भाई, अब ये फ़ोन की टेक्नोलॉजी जो है भाई मेरी पेटेंट है भैया, यूएसए के अंदर की इस फ़ोन की टेक्नोलॉजी के ऊपर आपकी कंपनी नहीं काम कर सकती। लेकिन दूसरे देश के अंदर तो हम, अब यूएसए दूसरे देश के अंदर थोड़ा ना ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है कि आप लोग ऐसा मत करो। अगर वो रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है तो उसका मतलब तो ये हुआ कि दूसरा देश सॉवरन ही नहीं है। और इंडिया अपना कैसा है, सॉवरन नेशन है, वह अपनी पॉलिसी को खुद डिसाइड करता है, किसी दूसरे के बहकावे में तो कभी आता नहीं है। तो वी आर सॉवरन इन नेचर, तो सॉवरन है तो हम कभी यूएसए की कोई यूएसए जो रिस्ट्रिक्शन वहाँ लगाता है उन रिस्ट्रिक्शन को हम इंडिया के अंदर तो लगाएंगे नहीं, हमें यूएसए से क्या मतलब है, हम तो अपनी पॉलिसीज़ के हिसाब से काम करेंगे। तो यहाँ पे ये जो रिस्ट्रिक्शन है, यूएसए कहता है भाई कि हमारी जो चीज़ें हैं उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाओ अपने देश के अंदर, अपने देश के अंदर कोई कड़ा कानून बनाओ जिससे हमारी यहाँ की चीज़ें जो है ना भाई बिल्कुल कोई कॉपी ना कर पाए भैया।
बाय अप्रैल 30 ऑफ ईच ईयर, ठीक है, 30 तारीख को हर एक अप्रैल की यूएसटीआर क्या करता है, मस्ट आइडेंटिफाई कंट्री विच डू नॉट प्रोवाइड एडिक्वेट एंड इफेक्टिव प्रोटेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एंड फेयर एंड इक्विटेबल मार्केट एक्सेस टू इंटरेस्टेड पर्सन दैट रिलाई अपॉन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। अब यहाँ कहा जा रहा है कि प्रति साल 30 अप्रैल को क्या करता है, यूएसआर एक रिपोर्ट बनाता है जिसे कहते हैं 301 रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में यूएसए क्या करता है, सॉरी यूएसआर नहीं, यूएसए क्या करता है, इसमें यूएसए का जो डिपार्टमेंट है यूएसटीआर, ये दोस्तों क्या करता है आपका, ये उन कंट्री को आइडेंटिफाई करता है जो कंट्री अपनी जो मार्केट है उन्हें दोस्तों उन्हें क्या कर रहे हैं, सही से प्रोवाइड नहीं करा रहा है अमेरिका के लिए, यानी कि वह अपनी मार्केट अमेरिका के लिए क्या नहीं कर रहे हैं, ओपन नहीं कर रहे हैं, यानी कि वह नहीं चाह रहे कि अमेरिका के अंदर जो प्रोडक्ट, सॉरी किसी दूसरे देश के अंदर इंडिया जो अमेरिका का है वह प्रोडक्ट आए, ठीक है। जैसे इंडिया हमारी, अब इंडिया को 300 रिपोर्ट डाला गया तो उसका एक मीनिंग तो ये भी है ना कि इंडिया नहीं चाहती कि यूएसए का जो माल है वह भारत के अंदर आए, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, दूसरा यही होता है, दूसरा इसलिए डाला जाता है क्योंकि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की बात की जाती है। अगर कोई चीज़ भैया अमेरिका ने बनाई है ना तो भैया उसे अमेरिका का ही रहने दो। हमारे यहाँ लोग उसे 50-50 रुपये पायरेसी करके बेच रहे हैं ना, तो इससे जो अमेरिका का जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है उसका बहुत बड़ा हनन है, क्योंकि वह पर्सन जो इन चीज़ों को बना रहा है उसे दोस्तों कुछ भी नहीं मिल पाता है दूसरे देशों से, ठीक है। अपने देश में तो चलो मिल जाता है क्योंकि अपने देश में तो उन्होंने कॉपीराइट एक्ट बना रखा है, तो अपने देश में तो कोई कॉपी नहीं करेगा, लेकिन दूसरे देशों में लोग कॉपी कर लेते हैं, जिसकी वजह से जो रेवेन्यू जनरेट होना चाहिए दूसरे देशों से वह नहीं हो पाता। स्पेशल 301 रिपोर्ट इज पब्लिश परसुएंट टू सेक्शन 3108 ऑफ द ट्रेड एक्ट ऑफ 1974। देखो ट्रेड एक्ट बनाया गया था 1974 में, इसका जो सेक्शन 301 है इसमें लिखा हुआ है कि प्रतिवर्ष यूएसटीआर स्पेशल 301 रिपोर्ट को पब्लिश करेगा। ओके चलो आगे चलते हैं, ये सब लिखा हुआ है। अब देखो इसके अंडर में कौन कौन सी कंट्री हैं। अब आपको बिल्कुल भी ये चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि क्या सर इसमें अकेले इंडिया है, नहीं भैया इसमें अकेले इंडिया नहीं है, इसमें बहुत कंट्री हैं। बात की जाए अल्जीरिया, अर्जेंटीना, चिले, चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, रसिया, सऊदी अरेबिया, यूक्रेन, वेनेजुला, ये सारी जो कंट्री हैं यह आपकी प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में इंडिया के साथ में आती हैं। अब इन्होंने बहुत सारी कंट्री को वॉच लिस्ट में भी रखा है, ये आप लोग इन सब के नाम जो है देख सकते हैं। और इसमें सबसे बढ़िया नाम पाकिस्तान, दुनिया का सबसे अमीर देश कौन, पाकिस्तान। ओके चलो तो हम चलते हैं आगे। अब देखो इससे भारत के लिए क्या नुकसान होगा, भारत को अगर 301 रिपोर्ट में रखा गया है तो इससे भारत को नुकसान क्या होगा। देखो सबसे पहले क्या होगा कि यूएसए क्या करेगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, आप लोग जानते हो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है WTO जो ट्रेड को देखता है, जो यह देखता है कि कौन सी कंट्री अपनी मार्केट का एक्सेस दूसरी कंट्री को नहीं दे रही है, और ऐसा अगर कोई कंट्री करती है तो उसके खिलाफ में WTO एक फ़ाइन इम्पोज भी करता है। तो यहाँ पे ये लोग क्या करेंगे, यूएसए वाले WTO के पास जाएंगे और WTO से कहेंगे कि इन कंट्रीज़ के खिलाफ जो है वह कुछ सख्त एक्शन लिया जाए। दूसरा क्या होता है कि भैया जो भी कंट्रीज़ यहाँ रखी गई हैं प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में, उनके साथ में जो अमेरिका का जो USTR जो मिनिस्ट्री है वह दोस्तों क्या करेगा, कुछ कम्युनिकेशन है वह बढ़ाएगा। यानी इंडिया है, इंडिया के साथ में USTR कम्युनिकेशन बढ़ाएगा और इंडिया से कहेगा देखो यार ऐसा है, ये काम करो, ये जो आप कर रहे हो ना ये बहुत ही गलत काम है, अपने देश में कोई कानून बनाओ जिससे ये जो पायरेसी है ना ये रुक सके, जिससे हमारे को थोड़ा मोड़ा पैसा विदेशों से ही पैदा हो पाए। क्योंकि हम जब भी कोई सामान बनाते हैं तो ये नहीं सोचते कि ये उसी पर्टिकुलर कंट्री के अंदर चले, हम लोग ये चाहते हैं बाहर भी जाए। और जब तक हम लोग ग्लोबली अपनी चीज़ को बाहर ट्रेड नहीं करेंगे तब तक हम एक अच्छा रेवेन्यू कैसे जनरेट कर पाएंगे, ठीक है। तो दिस इज़ द ऑल होल स्टोरी। हिंदी में आप इसे पढ़ सकते हो दोस्तों, वैसे भी मैं समझाता तो हिंदी में हूँ, मैं भी उर्दू थोड़ा ना बोल रहा हूँ ना, मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ उसमें, हिंदी तो बोल रहा हूँ। चलो हम चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर के ऊपर। अब ये जो हमारा अगला करंट अफेयर है यह है इंटरनेशनल लेबर डे 2020 के बारे में। ये क्या है, इंटरनेशनल लेबर डे 2020। ये क्या है, देखो हम लोग प्रति साल प्रति वर्ष क्या करते हैं, इंटरनेशनल लेबर डे क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। और ये इंटरनेशनल लेबर डे इसलिए मनाया जाता है ताकि कि हम क्या कर सकें, वह वर्कर्स जो कि दिन रात हमारी सेवा में लगे रहते हैं उनके इस कंट्रीब्यूशन को हम लोग क्या कर पाएँ, ट्रिब्यूट दे पाएँ, क्या दे पाएँ, ट्रिब्यूट दे पाएँ। तो पूरा क्या है, यही है मैटर कि इंटरनेशनल लेबर डे मनाया जाता है दोस्तों। ये जो डे है इसको मनाने के पीछे का जो पूरा उद्देश्य है वह यह होता है, इसको मनाने का दोस्तों जो पूरा उद्देश्य यह रहता है हमारा कि इस दिन जितने भी जो लेबर
वर्कर्स होते हैं हमारे, हम दोस्तों उनकी पूरी साल जो वो कड़ी मेहनत करते हैं उसकी उनकी इस कड़ी मेहनत के लिए हम उन्हें दोस्तों धन्यवाद कहना चाहते हैं। ठीक है, तो इंटरनेशनल लेबर डे इज़ एन ऑफिशियल पब्लिक हॉलीडे ऑल ओवर द वर्ल्ड इन वेरियस कंट्रीज़। तो बहुत सारे देश में इस दिन ऑफिशियल हॉलीडे रहता है, पूरा देश बंद रहता है। इट इज़ ऑब्जर्व एवरी डे टू पे ट्रिब्यूट, हम इस दिन थैंक्स कहते हैं टू द कंट्रीब्यूशन ऑफ वर्कर्स अक्रॉस द वर्ल्ड। वर्कर का जो कंट्रीब्यूशन है आप जानते हो, अगर आज सारे वर्कर हटा दिया जाए। अच्छा, मैं इस बात को आपको बिल्कुल लेटेस्ट चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ। आज दोस्तों आप देख रहे होगे दिल्ली के अंदर कितना बड़ा क्राइसिस हो रहा है। अब दिल्ली के अंदर आप देख रहे हो कितने सारे वर्कर अपनी घर की तरफ के लिए मूव कर रहे हैं। अब आप मान लीजिए आज से 10 दिन बाद भगवान करे दिल्ली खुल जाए पूर्ण रूप से, ठीक है, तो यहाँ पे जितने वर्कर्स होंगे, क्या उनके बिना दोस्तों दिल्ली की इकोनॉमी फिर से रन कर पाएगी? बिल्कुल नहीं रन कर पाएगी। वर्कर अगर जब तक नहीं होंगे तब तक फैक्ट्री में काम कौन करेगा, और फैक्ट्री में जब तक काम नहीं करेगा कोई तब तक सुचारू रूप से ये पहले की तरह नहीं चल पाएंगे। तो 1 मई के लिए, और इसे हम लोग मे डे भी बोलते हैं, इट इज़ पॉपुलरली नोन एज इज ऑब्जर्व इन कंट्रीज़। अब इसे देखो किस किस देश में मनाया जाता है, किस किस देश में वर्कर्स का थैंक यू कहते हैं। ये है क्यूबा, इंडिया, चाइना। ठीक है, तो ये क्यूबा, इंडिया, चाइना ये सारे देश हैं, और भी कई देश होते हैं जो इस इंटरनेशनल लेबर डे को मनाते हैं। तो मैंने यहाँ पे आपको लेबर की इंपॉर्टेंस समझाई ना। दिल्ली के अंदर अगर आप मान लीजिए लॉकडाउन हट जाए, अब सारी लेबर अपने घर पे आ चुकी है इस समय पे, क्योंकि लेबर जो है वह जब तक दिल्ली के अंदर नहीं जाएगी तब तक क्या दिल्ली की इकनॉमी अपनी पटरी पे आ पाएगी? नहीं आ पाएगी, क्योंकि वहाँ कौन काम कौन करेगा। तो उनके दोस्तों हम इसी मेहनत को सलाम करने के लिए इंटरनेशनल लेबर डे को मनाते हैं। ओके, आप देखो ये हिंदी में लिखा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस विभिन्न देशों में दुनिया भर में एक आधिकारिक सार्वजनिक अवकाश है, तो इस दिन ऑफिशियल हॉलीडे रहता है। ये दुनिया भर में श्रमिकों के योगदान के लिए श्रद्धांजलि देने के लिए साल मनाया जाता है। श्रद्धांजलि नहीं, आप यहाँ धन्यवाद लिख लीजिए, वो ज़्यादा अच्छा शब्द रहेगा। 1 मई यह दिन जैसा यह लोकप्रिय रूप से जाना जाता है क्यूबा, भारत, चीन जैसे देशों में से हम लोग मनाते हैं। ओके, अब देखो इसका ओरिजिन जो है इस डे का भारत में कैसे हुआ ये समझ लेते हैं। मई डे इज़ ऑल्सो नोन एज वर्कर्स डे। मई डे यानी कि जो 1 मई होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? वर्कर्स डे भी बोलते हैं। हैज़ डिफरेंट ओरिजिन स्टोरी इन डिफरेंट कंट्रीज़। अब इस दिन को मनाने के पीछे क्या रीजन है, तो अलग अलग देश अलग अलग कारण बताते हैं। हाउएवर द कॉमन थीम इन ऑल कंट्री लेबर क्लास टेकिंग अ स्टैंड अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन दे वर सब्जेक्टेड टू। यहाँ पे जो मेन कारण है इस दिन को मनाने का वो ये है कि इस दिन के ऊपर हम लोग जो भी वर्कर के जो शोषण होता है उसके खिलाफ में हम लोग उतरे इस दिन। ठीक है, तो इस दिन को सेलिब्रेट करने का यह भी होता है मतलब कि हम इस दिन जो भी वर्कर के साथ एक्सप्लॉयटेशन किए जा रहे हैं उनके खिलाफ मैदान में आके उतरें, यानी कि उनके खिलाफ अपनी आवाज़ उठाएं। ठीक है, तो इस दिन के पीछे जो कॉमन एम होता है वह ये होता है कि इस दिन को हम इसलिए मनाते हैं ताकि कि हम इस दिन जो भी वर्कर्स के जो शोषण किए जाते हैं उन शोषण को रोक पाएँ। इन इंडिया द 1 मई डे सेलिब्रेटेड इन मद्रास। सबसे पहले जो 1 मई ऐसा लेबर डे मनाया गया था आपका मद्रास में। आज के टाइम पे मद्रास को चेन्नई कहते हैं। ये मनाया गया था किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान के द्वारा 1 मई 1923 के लिए। ठीक है, सबसे पहले। और इसी दिन क्या था आपका रेड फ्लैग भी दोस्तों, रेड फ्लैग जो है उसको भी दोस्तों हमने फहराया था। इट वॉज ऑल्सो द फर्स्ट टाइम इन द रेड फ्लैग विच सिम्बलाइजेज लेबर डे वॉज यूज इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। जो लाल जो झंडा होता है जो कि लेबर के लिए रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, किसको सिंबॉलिक होता है, वह लेबर डे का सिंबॉलिक होता है, उसको भी दोस्तों फहराया गया था। द डे इज लिंक टू लेबर मूवमेंट्स फॉर कम्युनिस्ट एंड सोशलिस्ट पॉलिटिकल पार्टीज। द डे इज लिंक टू लेबर मूवमेंट फॉर कम्युनिस्ट एंड सोशलिस्ट पार्टी इन हिंदी। लेबर डे इज ऑल्सो नोन एज, अब इसे हिंदी में अलग अलग नाम से भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हो। इसे श्रमिक दिवस भी कहते हैं, कामगार दिन मराठी भी कहते हैं, और मराठी में से कुछ अलग भी कुछ कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होगे श्रम दिवस के रूप में भी जाना जाता है, इसे हिंदी में पढ़ पा रहे होगे। यह दिन साम्यवादी और समाजवादी राजनीतिक दलों के लिए श्रम के क्षणों से जुड़ा होता है। हिंदी में श्रमिक दिवस को कामगार दिवस या अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस के रूप में भी जाना जाता है। मराठी में कामगार दिन और तमिल में उज्जीपालार नाल कहते हैं इसे। ठीक है, तो चलो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। चलो नेक्स्ट करंट अफेयर दोस्तों बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इसमें क्या है दोस्तों, इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर में क्या था दोस्तों, एक रिपोर्ट पब्लिश की गई थी 2-3 दिन पहले। इस रिपोर्ट में क्या था, इस रिपोर्ट में कहा गया कोविड-19 जो है उसका जितना इम्पेक्ट मेल पे हो रहा है उसका जस्ट आधा इम्पेक्ट हो रहा है फीमेल पे।
समझ रहा? यानी कि मेल पे जितना इम्पैक्ट हो रहा है उसका जो आधा इम्पैक्ट है वह किस पे हो रहा है, यहाँ पे फीमेल के ऊपर हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो जो मेल के ऊपर जो इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है उसका जस्ट आधा जो है वह किस पे देखने को मिल रहा है, हमारे को फीमेल पे देखने के लिए मिल रहा है। यानी कि अगर पूरी दुनिया के अंदर 100 केस हैं जो कि मेल में है कोविड-19 के, तो फीमेल में मात्र 50 या 45 केस ही देखने के लिए मिल रहे हैं। अब चाइना ने भी यही रिपोर्ट किया था, ऑस्ट्रेलिया ने भी यही रिपोर्ट किया। हमारे भारत देश के अंदर हालांकि लैंगिक आधार पे यह अभी तक जो है वह नहीं बताया गया है कि कितने मेल हैं जो इस बीमारी से ग्रसित हैं, कितने फीमेल हैं। लेकिन अगर हम लोग और कंट्रीज़ की बात की जाए तो उन्होंने लिंग के आधार पे यानी कि सेक्स के आधार पे ये रिपोर्ट पब्लिश की है कि कितने लोगों के लिए वायरस है। तो यहाँ पे कहा गया कि 50% अगर ये वायरस जो है वह फीमेल के लिए है तो ये कितना है, मेल में 100% है, यानी कि इसका जस्ट दुगना। अब यहाँ पे ना ऐसा किस वजह से है, तो इसको समझाने के लिए मुझे आपको सबसे पहले समझाना पड़ेगा सेक्स हार्मोन के बारे में। किसके बारे में? सेक्स हार्मोन के बारे में। देखो सेक्स हार्मोन कुछ नहीं होते, ये दोस्तों होते हैं केमिकल सब्सटेंस। क्या होते हैं ये? केमिकल सब्सटेंस होते हैं। ये जो केमिकल सब्सटेंस होते हैं ना, ये दोस्तों बहुत सारे टिश्यूज़ होते हैं उनके द्वारा ये सेक्रेट किए जाते हैं। तो मैंने आपसे क्या कहा? मैंने आपसे कहा जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं भाई आपके कुछ नहीं होते हैं, ये सिंपल आप याद रखो, ये होते हैं केमिकल सब्सटेंस। क्या होते हैं? केमिकल सब्सटेंस, जो कि रिलीज किए जाते हैं हमारी बॉडी में डिफरेंट टिश्यूज़ के द्वारा। किसके द्वारा? डिफरेंट टिश्यूज़ जो होते हैं उनके द्वारा दोस्तों ये सेक्रेट किए जाते हैं। ये जो हार्मोन्स होते हैं सेक्स हार्मोन्स, ये दोस्तों जो रिप्रोडक्शन होता है उसमें हेल्प करते हैं। अब मैंने आपको यह वह चीज़ें बता दी जो आपको बायो के हिसाब से पता होना चाहिए अगर आप इस करंट अफेयर को समझना चाहते हो। मैंने आपसे एक प्रॉमिस शुरू में ही किया था, मैं भैया आपको करंट अफेयर बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊँगा, क्योंकि मुझे पता है बच्चे को सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है बेसिक समझने में, तो इसलिए मैं आपको पूरा बेसिक बताता चला जा रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको ज्योग्राफी जहाँ पे आएगी वहाँ ज्योग्राफी बताऊँगा, ज्योग्राफी का बेसिक बताऊँगा, एक ही सब्जेक्ट का बेसिक बताऊँगा, तो आप बिल्कुल भी चिंता मत करना। ओके, तो सेक्सुअल हार्मोन्स मैंने आपको बताया कुछ नहीं, ये केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे टिश्यूज़ पाए जाते हैं, इनके द्वारा सेक्रेट किए जाते हैं। इन टिश्यूज़ को हम लोग बोलते हैं ग्लैंड। क्या बोलते हैं? ग्लैंड। ठीक है, और वह ग्लैंड जो सेक्स हार्मोन को रिलीज करती हैं उन्हें हम कहते हैं एंडोक्रिन ग्लैंड। ये सब मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा आगे आने वाली बायो की 4-5 क्लास के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे सेक्स हार्मोन केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो कि बॉडी में बहुत सारे टिश्यूज़ पाए जाते हैं, इनके द्वारा सेक्रेट किए जाते हैं और हम इन टिश्यू के लिए कहते हैं एंडोक्रिन ग्लैंड। ये टिश्यूज़ क्या करते हैं, ये हार्मोन्स क्या करते हैं, हेल्प करते हैं रिप्रोडक्शन के अंदर। तो देखो यही लिखा हुआ है, हार्मोन्स कुछ नहीं केमिकल सब्सटेंस है जो कि प्रोड्यूस किए जाते हैं एंडोक्रिन ग्लैंड के द्वारा। एंडोक्रिन ग्लैंड कुछ नहीं होता मेरे भाई, बहुत सारे टिश्यूज़ होते हैं, उन टिश्यूज़ को मिला के बनता है एक स्ट्रक्चर। इसी स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं एंडोक्रिन ग्लैंड। ये जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं ये रिप्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। और यहाँ पे जो सेक्स हार्मोन ओवरी के द्वारा रिलीज किया जाता है उसे हम एस्ट्रोजन कहते हैं। ओवरी कुछ नहीं होता दोस्तों, ओवरी होता है आपका सेक्स सेल ऑफ द फीमेल। फीमेल की जो सेक्स सेल होती है उसे हम कहते हैं आपका ओवेरी। जो मेल की सेक्स सेल होती है उसे हम लोग कहते हैं टेस्टिस। तो मेल की सेक्स सेल के द्वारा जो हार्मोन रिलीज किया जाता है उसे कहते हैं टेस्टोस्टेरोन, और जो फीमेल की सेक्स सेल के द्वारा जो हार्मोन रिलीज किया जाता है उसे कहते हैं एस्ट्रोजन। ठीक है, तो टेस्टोस्टेरोन रिलीज किया जाता है मेल की सेक्स सेल के द्वारा जिसे हम टेस्टिस कहते हैं, और ओवेरी जो कि फीमेल की सेक्स सेल है उसके द्वारा जो रिलीज किया जाता है उसे हम कहते हैं एस्ट्रोजन। ठीक है, तो यहाँ पे आई होप गाइस आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। आप देखो मैं तुम्हें कमाल की चीज़ बताता हूँ, वो ये है जो फीमेल की सेक्स सेल होती है, फीमेल की जो सेक्स सेल होती है ना उसके अंदर जो क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं वह पाए जाते हैं XX, और जो मेल की जो सेक्स सेल होती है उसके अंदर पाए जाते हैं दोस्तों क्रोमोसोम्स X और Y। अब ये जो X क्रोमोसोम्स होता है ना, इसी के अंदर दोस्तों आपका वह जीन्स पाए जाते हैं जो कि इम्यून सिस्टम को आपके कंट्रोल करते हैं। मैंने आपसे क्या कहा, फीमेल की जो सेक्स सेल होती है उसके अंदर
XX 2 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, XX होते हैं, जो कि ये जो X क्रोमोसोम्स होता है इसमें जो जीन्स पाए जाते हैं वह इम्यून सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो साइंटिस्ट यहाँ पे ये अंदाज़ा लगा रहे हैं कि फीमेल्स के अंदर 2 XX हैं, यानी कि इनके पास दुगनी पावर है इम्यून सिस्टम की। यहाँ पे जो मेल है उनके पास सिर्फ 1 गुना पावर है इम्यून सिस्टम की, क्योंकि इनके पास एक ही क्रोमोसोम है जो कि है X क्रोमोसोम। ठीक है, तो यहाँ पे ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है। तो एक बार फिर बता देता हूँ, जो फीमेल की सेक्स सेल होती है और मेल की सेक्स सेल होती है इसमें एक मोटा मोटा फ़र्क होता है। वो ये होता है कि फीमेल की सेक्स सेल के पास XX क्रोमोसोम होते हैं और मेल की सेक्स सेल के पास XY क्रोमोसोम होते हैं। और जो X क्रोमोसोम होता है उसके अंदर जो जीन्स पाए जाते हैं वह आपके इम्यून सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो, यहाँ पे 2 X हैं, तो सीधी सी बात है अगर एक X इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाता है तो 2 X इम्यून सिस्टम को दोगुना स्ट्रांग बनाएंगे। इसके पास एक ही X है तो इसका इम्यून सिस्टम कैसा होगा, इसके तुलना में 1/2 होगा। ठीक है, इसकी तुलना में कैसा होगा, ये 1/2 होगा। तो यहाँ पे जो फीमेल का जो सेक्स सेल होगा उसके पास 2 क्रोमोसोम्स हैं जो इसके इम्यून सिस्टम को बना रहे हैं, और इसके पास एक ही ऐसा क्रोमोसोम है जो इसके इम्यून सिस्टम को बना रहा है। और इस कोविड-19 से लड़ने के लिए जो सबसे मेन चीज़ है जो कि आपके काम में आ रही वह है इम्यूनिटी। जिसकी बॉडी जितनी ज़्यादा इम्यूनिटी वाली होगी वह इस बीमारी से उतना ही जल्दी दोस्तों रिकवर कर पाएगा। तो यहाँ पे जो इम्यून सिस्टम है वह जिसका जितना अच्छा होगा वह उतनी जल्दी इस भयंकर बीमारी से रिकवर कर जाएगा। तो यहाँ पे ये है पूरी चीज़ जो मैंने आपको 2 शब्दों में बता डाली। तो यहाँ पे ये सेक्स हार्मोन के बारे में रहा, ये हिंदी में है, आप इसे पढ़ सकते हो। ये इंग्लिश में आ गया, देखो क्या है, मैन हैव अपीयर्ड लाइकलियर देन वुमेन टू डाई कोविड-19। US रिसर्चर स्टडी हैव डिस्क्राइब ट्रेल्स दैट विल सीक to find out whether the answer lie into sex hormone in women's estrogen प्रोस्ट्रोजन। तो यहाँ पे जो US है उसने ऐसा रिपोर्ट किया है कि फीमेल के अंदर केस कम है, मेल के अंदर ज़्यादा है। तो उसके पीछे उसने यह भी चेक किया कि ऐसा एस्ट्रोजन और प्रोस्ट्रोजन जो सेक्स हार्मोन होते हैं क्या उनको ऐसे हो रहा है। कोविड-19 ये सब हिंदी में लिखा हुआ है, आप इसे पढ़ सकते हो। ये क्या है, वेरियस स्टडीज़ हैव कैप्चर्ड अ ट्रेंड दैट अपीयर्स टू प्रीवेल इन मैनी कंट्री एंड रीजन। बहुत सारी जगह ऐसा पाया गया है कि फीमेल में कम केस है, मेल में बहुत ज़्यादा केस आ गए हैं। इन द मिड फरवरी अ पेपर बाय चाइनीज रिसर्चर एनालाइज डेटा फ्रॉम वुहान, हुबई एंड चाइना। तो यहाँ पे जो चाइना के जो रिसर्चर हैं उन्होंने डेटा को एनालाइज किया है वुहान, हुबई और चाइना। वुहान और हुबई जो कि प्रांत हैं चाइना के, इन प्रांतों को दोस्तों एनालाइज किया है और इनके अंदर देखा है कि मेल और फीमेल का क्या रेशियो है। तो यहाँ पे देखने को मिला है कि फीमेल इससे इफेक्टेड हुई है 1.7%, मेल इससे अफेक्टेड हुए हैं 2.8%। लगभग आप लोग देख सकते हो 1.5 गुने से भी ज़्यादा है। इसी तरीके का जो डेटा है वह इटली में भी देखने को मिला है, ईरान में भी, साउथ कोरिया में भी, जर्मनी में भी, फ्रांस में भी, UK में भी। ठीक है, तो इससे पता लगता है कि जो मेल हैं वह इससे ज़्यादा दोस्तों प्रभावित है और जो फीमेल है वैसे कम प्रभावित हैं। इसके पीछे क्या लॉजिक है तो मैंने आपको वह बता दिया XX और XY क्रोमोसोम से। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो डेटा फ्रॉम UK नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस इनफैक्ट सजेस्टेड दैट मैन वर ट्वाइस एज लाइकली एज वुमेन टू डाई ऑफ कोरोना वायरस। यानी कि यहाँ पे जो मैन की मृत्यु हो रही है वह लगभग दुनी हो रही है फीमेल की मृत्यु से। एंड डेडली डेटा फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया हेल्थ सोर्स, और जो ऑस्ट्रेलिया का जो डेटा आ रहा है, आ विजुअली हायर डेथ रेट अमंग मैन इन द एज ग्रुप 70 एंड डेली डेटा फ्रॉम ऑस्ट्रेलियाज हेल्थ सोर्स अ विजुअल हायर डेथ रेट अमंग मैन। तो यहाँ पे जो ऑस्ट्रेलिया से डेटा आ रहा है उसके अंदर जो मैन है जिनकी उम्र 70 से 70, 79 और 80 से 89 के बीच की है, उनका जो डेथ है वह बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिल रहा है। ओवरऑल बात क्या है, इससे फीमेल जो है उनमें देखने को मिल रहा है अगर 100% डिजीज़ है तो मेल में देखने को मिल रहा है 200%। ठीक है, लगभग 2 गुना। तो चलो ये आपकी रिपोर्ट जो है यहाँ पे इन्होंने कॉजेज़ के बारे में बात की है। कॉजेज़ मैंने आपको बता दिए, एक बार आप लोग इसे पूरा पढ़ लीजिएगा। ठीक है, वीडियो लंबी हो रही है तो मैं सोच रहा हूँ इसको आप लोग पढ़ लेना यार। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक करंट अफेयर है, न्यू लिस्ट ऑफ साइक्लोन नेम्स। एक नई लिस्ट दोस्तों आई है जो कि है साइक्लोन नेम्स की। आप लोग सब अच्छे तरीके जानते हो जितने भी देश होते हैं अड़ोसी पड़ोसी वह क्या करते हैं, अपने अपने नेम देते हैं साइक्लोन के। अब ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि कि साइक्लोन जो है उनका एक प्रॉपर नेमिंग हो सके और कन्फ्यूजन से बचा जा सके। क्योंकि कभी कभार होता क्या है कि
कोई भी साइक्लोन जो होता है वह दो देशों में आ जाता है। अब एक देश में उसे कुछ और बोलते हैं, एक देश में कुछ उसे और बोलते हैं, तो उसके लेके हो जाता है दोस्तों कन्फ्यूजन। तो इसी वजह से क्या किया जाता है, रोटेशनली हर कंट्री एक एक साइक्लोन का देती है नाम, और इसी साइक्लोन के नेम से हम लोग जो साइक्लोन है उसको आसपास के कंट्रीज़ के अंदर जानते हैं। तो पूरी खबर क्या है, द इंडियन मेट्रोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट, हमारा जो भारत का इंडियन मेट्रोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट है, रिलीज अ न्यू लिस्ट ऑफ नेम्स ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन। जो ट्रॉपिकल साइक्लोन आते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन मतलब होता है देखो वह साइक्लोन जो 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ के बीच में आते हैं, ठीक है, ओवर द नॉर्थ इंडियन ओशियन इंक्लूडिंग द बे ऑफ बंगाल एंड द अरेबियन सी। तो वह साइक्लोन जो कि आपके आते हैं बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी में, कंप्राइजिंग ऑफ 160 नेम। देखो 13 इसमें देश आते हैं और ये 13 देश, एक देश 13 नाम देता है, ठीक है, तो ये टोटल नाम हो जाते हैं 169, ठीक है। अब यहाँ पे अगर इंडिया की तरफ से बात की जाए तो ये नेम दिए गए हैं, ये आप लोग यहाँ पढ़ सकते हो, ठीक है, गति, तेज, आग, नीर, व्योम, झार एंड जलादि। तो यहाँ पे ये कुछ नेम है जो इंडियन मेट्रोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा दिए गए हैं। तो देखो होता क्या है, बे ऑफ बंगाल और हमारे इंडियन ओशियन में और अरेबियन सी में जितने भी साइक्लोन्स आते हैं इसके नेमिंग करी जाती है आसपास के 13 देशों के द्वारा। ये 13 देश क्या करते हैं, प्रत्येक देश 13 नाम देते हैं, ये टोटल 13 देश हैं, इस वजह से टोटल नेम हो जाते हैं 169। इस बार भारत वालों ने जो नाम भेजे हैं वह है, आप लोग पढ़ सकते हो यहाँ पे क्या क्या नेम है। इसमें गति नाम है, क्या है, गति है, तेज है, आग है, नीर है, व्योम है, झार है, इसी तरीके के जो नाम है वह दिए गए हैं। और ये नाम है जल्दी, ठीक है। तो ये नाम इस बार हमारे इंडियन साइड से भेजे गए हैं। अभी पूरा लफड़ा क्या है, पूरा क्या चक्कर देखते हैं। द करंट लिस्ट हैज़ इनफैक्ट 13 नेम्स ईच फ्रॉम 13 मेंबर कंट्रीज ऑफ द रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर्स। देखो होता क्या है कि बहुत सारी कंट्रीज़ मिलके एक रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर बनाती हैं जिनका काम होता है दोस्तों साइक्लोन को देखना। इसी तरीके के दोस्तों 6 और भी रीजनल का मतलब समझ रहे हो आप लोग, यहाँ वर्ड है देखो रीजनल मतलब आस पड़ोस वाले, इसी तरीके के स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर्स बने हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे ऐसे ही 6 दुनिया में और भी हैं, ठीक है, तो ये 1 ऑफ 6 है। अब यहाँ पे जो 13 देश जो इस रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर को बनाते हैं वह हैं आपके बांग्लादेश, ईरान, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरेबिया, श्रीलंका, थाईलैंड, यूनाइटेड अरब अमरीत एंड यमन, ठीक है। तो यही सारी वो कंट्री है जो इस रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर को बनाती हैं, और यही कंट्री इंडियन ओशन, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल के पास भी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये 13 देश हैं जो कि रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर का पार्ट है, और जो कि दोस्तों नेम भेजते हैं, अपना अपना नेम सजेस्ट करते हैं साइक्लोन के लिए, और रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर साइक्लोन के लिए मॉनिटर करता है। द IMD यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इज़ वन ऑफ द 6 RMCs in the world to provide tropical cyclone and storm surge advisories, finalize the new list of 169। तो ये मैंने आपको भी बता दिया, ये हिंदी में लिखा हुआ, आप इसे एक बार पढ़ लीजिएगा। अब देखो सिग्निफिकेंस क्या है, फ़ायदा क्या है, मैंने आपको बताया। नेमिंग ऑफ द ट्रॉपिकल साइक्लोन हैव द साइंटिफिक कम्युनिटी, डिजास्टर मैनेजर्स, मीडिया एंड जनरल मासेस टू आइडेंटिफाई ईच इंडिविजुअल साइक्लोन। अब देखो होता क्या है कि जब हम लोग नेम रख देते हैं ना, तो नेम देखो हम हर एक साइक्लोन का नेमिंग नहीं करते, हम उन्हीं साइक्लोन का नेमिंग करते हैं जिनकी स्पीड अप्रोक्स 60 किलोमीटर पर आवर से ऊपर होती है, ठीक है, हम उन्हीं की नेमिंग करते हैं। तो इन नेमिंग से होता क्या है कि हम अच्छी तरीके से जो कि साइंटिफिक कम्युनिटी होती है, जो साइंटिस्ट होते हैं, वैज्ञानिक होते हैं, जो डिजास्टर मैनेजमेंट में जो साइंटिस्ट होते हैं वह, और मीडिया और जो कि आम जनता होती है वह दोस्तों एक इंडिविजुअल साइक्लोन की जानकारी पा पाती है, ठीक है। अब हमने किसी साइक्लोन का मान लीजिए नाम ही नहीं रखा है, अब जब नाम नहीं रखा है तो हम कैसे किसी पर्टिकुलर एरिया को बता पाएंगे कि साइक्लोन आ रहा है। लेकिन अगर उसका एक नाम ऐसे फैनी है, फैनी साइक्लोन आ रहा है, अब हमने कह दिया कि जस्ट से फॉर एग्जांपल उड़ीसा में फैनी साइक्लोन आने वाला है, तो इससे वहाँ के जो मासेस हैं वो अवेयर हो जाएंगे और कोस्टल लाइन बाउंड्री से पीछे हट जाएंगे। लेकिन अगर साइक्लोन का कोई नेम ही नहीं है तो इससे दोस्तों किस तरीके से आपकी साइंटिफिक कम्युनिटी इसके ऊपर स्टडी करेगी, किस तरीके से डिजास्टर मैनेजर इसके ऊपर एक वॉच डॉग रखेंगे, निगाहें रखेंगे, और किस तरीके से मीडिया से दोस्तों दे पाएगी आपकी
चैनल्स के ऊपर, जिससे पब्लिक में एक अवेयरनेस क्रिएट हो पाए, जिससे लोग जिससे लोग उस जगह से हट के पीछे आ जाएं। अगर मीडिया चैनल चलाएंगे ना, कहेंगे फेनी साइक्लोन आ रहा है, तब ना लोग उससे पीछे हटेंगे। लोगों को पता ही नहीं भी इसका क्या नाम है, तो वो कहाँ पीछे आएंगे। रिमूव कन्फ्यूजन इन द ईज ऑफ साइमल्टेनियस अकरेंस ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन ओवर अ रीजन। अब मान लीजिए किन्हीं दो रीजन में एक ही साइक्लोन आया, तो हम ये कैसे पता कर पाएंगे कि ये अलग अलग साइक्लोन है, एक ही साइक्लोन, इसकी प्रॉपर्टी एक जैसी है। हमने अगर नेम उनका एक रख दिया है, तो इससे दोस्तों इसकी स्टडी करने में भी हमारे को कामयाबी मिलेगी। इससे जो कन्फ्यूजन है मीडिया में जो कन्फ्यूजन है वह भी नहीं होगा, तो वहाँ पर एक ही नाम से दोनों को पुकारा जाएगा और दोनों कंट्री उन पर काम भी कर पाएंगी एक ही तरीके से। क्रिएट अवेयरनेस होगी, मैंने आपको बता दिया। रिमेंबर अ ट्रॉपिकल साइक्लोन इजीली हम आराम से पहचान पाएंगे कौन सा ट्रॉपिकल साइक्लोन है ये। रैपिड एंड इफेक्टिवली डिसमिनेट वार्निंग, अब हम आराम से जो है वह जो ऑडियंस है उसे बता पाएंगे, भैया ये साइक्लोन आ रहा है, कृपया करके पीछे हट जाइए। तो यहाँ पे ये है पूरा, आप लोग यहाँ पढ़ सकते हैं। देखिए ये आपके लिए मैंने हिंदी में भी लिख दिया है, तो कतई टेंशन लेने की आवश्यकता आपको है नहीं। अब वंस द लास्ट टाइम, अगर लास्ट टाइम बात करें तो अम्फान ऑफ द प्रीवियस लिस्ट इज यूज ट्रॉपिकल साइक्लोन। अम्फान जो है वह पिछली बार जो ट्रॉपिकल साइक्लोन आया था उसको नाम दिया गया था। देयर आफ्टर विल बी नोन वन बाय वन एस निसार्गा, ठीक है, निसार्गा। तो अगला जो आएगा उसका नाम होगा निसार्गा, जो कि होगा बांग्लादेश का, फिर होगा गति इंडिया का, फिर होगा निवार ईरान का। इसी तरीके दोस्तों 160 नेम जो है वो यूज़ होंगे। द अदर नेम फ्रॉम इंडिया इन द न्यू लिस्ट इंक्लूड, अब जो हैं कुछ नए नाम जोड़े गए हैं, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे होगे, ये नए नाम लिस्ट में जोड़े गए हैं। द नेम ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन ओवर द नॉर्थ इंडियन ओशन आर नॉट रिपीटेड वंस यूज्ड, इट विल सीज टू बी यूज अगेन। अब यहाँ पे क्या होता है, जितने भी नेम रखे जाते हैं ना, ये आपके दोबारा नहीं रखे जा सकते, उन नेमों को हटा दिया जाता है। अब जैसे फैनी साइक्लोन आया, अब मैं फिर से नाम रख दूँ फैनी साइक्लोन, ठीक है, तो ऐसा नहीं किया जाता है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि दोस्तों दिस इज़ द एंड ऑफ द टॉपिक। थैंक यू दोस्तों। आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी बनी, जिसकी वजह से थोड़ा दोस्तों मुझे लास्ट के ऊपर थोड़ी सी खींचतान करनी पड़ी, थोड़ा सा लेक्चर मुझे फास्ट करना पड़ा, बट आई होप अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। थैंक यू दोस्तों। बस लास्ट में एक बात आपसे और कहूँगा, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो दोस्तों, तो उस वीडियो को यार ज़रूर से कर दें शेयर। थैंक यू।